दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर मैं 30 दिन तक आपका दिमाग न घुमाऊं तो मुझे ही बेचैनी होने लगती है। इसलिए आज फिर भाई लोग, मैं आपके लिए एक ऐसी फिल्म ढूंढ लाया हूं जो भयानक रूप से दिमाग घुमा देने वाली है। क्योंकि ये फिल्म हद से ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली है, मैं खुद भी इंतजार नहीं कर पा रहा। तो इस बार फालतू बातें छोड़ते हैं और सीधे कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई दीवार पर काले पेन से लिखा हुआ फिल्म का नाम मिटा रहा है। इसके तुरंत बाद मुख्य किरदार मैक्स हड़बड़ाता हुआ अंदर घुसता है। उसका मोबाइल लगातार बज रहा है, लेकिन उसे उठाने की फुर्सत नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय वहाँ मैक्स के अलावा सिर्फ एक सफाई कर्मी मौजूद है। तो अभी अभी जो फिल्म का नाम मिटाया गया था वो साफ तौर पर उसी सफाई कर्मी ने किया होगा। अब सवाल ये उठता है, डायरेक्टर ने ऐसा सफाई कर्मी क्यों रखा जो फिल्म का नाम ही मिटा दे? क्योंकि फिल्म का नाम तो कहानी के बाहर की चीज होती है। सामान्य तौर पर कहानी के अंदर मौजूद किरदारों का उससे कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये बूढ़ा आदमी जरूर कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद मैक्स आखिरकार कॉल उठा लेता है। बात करते ही साफ हो जाता है कि उसका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा और गुस्सैल है। फोन पर सामने वाला शायद उसका कोई सहकर्मी है जो कहता है कि मैक्स देर से आया है। मैक्स अपनी घड़ी की तरफ देखता है और ठंडे लहजे में कहता है कि अभी तो सिर्फ 3:10 ही हुए हैं। लेकिन उसका सहकर्मी तुरंत उसे टोकता है। उसके मुताबिक 3:30 हो चुके हैं और बाकी सब लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। यह सुनते ही मैक्स भड़क उठता है। वह गुस्से में कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके फोन में भी अभी 3:10 ही दिख रहा है। सहकर्मी बात को शांत करते हुए कहता है कि ठीक है, उसके यहाँ जो भी टाइम हो, लेकिन वो आदमी जो रिपोर्ट देने वाला है पूरी तरह तैयार बैठा है। जैसे ही मैक्स उस किसी का नाम सुनता है, उसका चेहरा बदल जाता है। वह पूरी तरह आपा खो देता है। मैक्स चिल्लाकर आदेश देता है कि किसी भी तरह उसे रोक कर रखा जाए। वह साफ कहता है कि ये प्रपोजल उसी को चाहिए और फिर गुस्से में वह कहता है कि अगर ये सब बिगड़ गया तो वह सच में ऑफिस में घुसकर सबको गोली मार देगा। फोन पर बात करते हुए वो एक बार सफाई कर्मी से टिश्यू पेपर मांगता है, लेकिन सफाई कर्मी लगातार उसे घूर रहा होता है। ये देखते ही मैक्स और चिढ़ जाता है। वह बदतमीजी से उसकी तरफ देखता है और झल्लाकर कहता है कि वह उसे घूर क्यों रहा है। फोन कटते ही सफाई कर्मी उसकी तरफ देखता है और बिना आवाज ऊंची किए बस इतना कहता है, वह एक आदमी है। मैक्स पहले से झुंझलाया हुआ होता है। वह चिढ़कर पलटता है और ताना मारते हुए उससे कहता है कि वह तो एक सफाई कर्मी है। बूढ़ा जरा भी नाराज नहीं होता। वह पूरे सुकून के साथ कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैक्स खुद को असली रूप में देखेगा और हो सकता है जो उसे दिखाई दे वो उसे बिल्कुल भी पसंद न आए। लेकिन मैक्स पर इस बात का कोई असर नहीं होता। वह बेपरवाही से कहता है कम से कम उसे उसकी तरह आधी रात तक काम तो नहीं करना पड़ता। उसी पल मैक्स के पेट से आवाज आती है। वो बदतमीजी से बूढ़े को हल्का सा धक्का देता है और अंदर जाकर बैठने की तैयारी करता है। लाइट अचानक कुछ बार झपकती है। बूढ़ा आदमी ऊपर देखता है, टिश्यू पेपर नीचे रखता है और अपनी सफाई की ट्रॉली को धकेलते हुए बाथरूम से बाहर चला जाता है। जैसे ही मैक्स टॉयलेट में बैठता है, यही से कहानी सच में दिमाग घुमाना शुरू करती है। बैठते ही मैक्स एक बार फिर अपनी घड़ी पर नजर डालता है। समय अब 3:15 दिखा रहा है। वो हिसाब लगाने लगता है कि उसके पास अभी कितना समय है। इसी दौरान वो देखता है कि बाहर कोई आया है और टहलते टहलते ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। मैक्स घबरा जाता है और कहता है कि क्या कोई बाहर है। फिर वो टॉयलेट पेपर पर लिखे शब्द देखता है। मैक्स को कुछ समझ नहीं आता। वो नीचे देखता है, बाहर खड़ा आदमी अब भी वही है। मैक्स झल्लाकर कहता है कि उसे अभी और टाइम लगेगा। फिर मैक्स देखता है, वो आदमी न सिर्फ खड़ा है बल्कि एक कदम बाईं तरफ खिसक गया है। मैक्स ऊपर देखता है और हैरान रह जाता है। उसे सिर्फ उसकी आंखें दिखाई देती हैं। वह गुस्से में दरवाजे पर जोर से वार करता है। तभी अचानक बाहर से जोरदार मारपीट की आवाजें आने लगती हैं। मैक्स चिल्लाकर पूछता है कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आवाजें और तेज होती जाती हैं। मैक्स पूरी तरह बेचैन हो जाता है। गुस्से में वो चिल्लाता है कि वह बाहर आ रहा है। वह जैसे ही टॉयलेट से बाहर निकला एकदम दंग रह गया। वहाँ एक भी इंसान नहीं होता। दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे जितना जोर लगा ले वह खुल ही नहीं रहा था। उसने तुरंत फोन निकाला, लेकिन फोन में एक भी सिग्नल नहीं था। पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। मैक्स घबरा गया। उसे लगा वो आदमी टॉयलेट के अंदर छिपा हुआ है। वह डरते डरते आगे बढ़ा और जैसे ही दरवाजा नॉक किया तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। क्या आपको अभी अभी वाला सीन याद है जब वह टॉयलेट में बैठा था और बाहर कोई आदमी आ गया था? अब वही आदमी खुद मैक्स बन चुका है। यानी अब जो हम देख रहे
हैं वह उस आदमी का नजरिया है जो थोड़ी देर पहले टॉयलेट के बाहर खड़ा था, लेकिन असल में वह आदमी भी खुद मैक्स ही है। इसके बाद मैक्स की नजर अपने ही जूतों पर टिक जाती है। वह मन ही मन सोचता है कि कहीं थोड़ी देर पहले बाहर खड़ा वो आदमी वही खुद तो नहीं था, और तभी अंदर से वही आवाज दोबारा सुनाई देती है, बिल्कुल वही शब्द, वही लहजा जो थोड़ी देर पहले मैक्स ने टॉयलेट में बैठकर खुद कहा था। अब उसके चेहरे से रंग उड़ जाता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि इसी पल उसे एहसास होने लगता है कि अंदर मौजूद वो आदमी शायद कोई और नहीं बल्कि वही खुद है। वह अंदर झांक कर देखता है। अंदर वाला मैक्स देख लेता है कि कोई उसे चोरी छिपे देख रहा है और गुस्से में दरवाजे पर जोर से वार करता है। डर के मारे मैक्स कई कदम पीछे हट जाता है और अनजाने में एक दूसरे केबिन का दरवाजा खोल देता है, और वहाँ उसे एक और मैक्स दिखाई देता है। फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते अंदर वाले मैक्स ने बाहर वाले मैक्स को टॉयलेट के अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैक्स अभी समझ ही नहीं पाता कि हुआ क्या, कि तभी दरवाजा एक और मैक्स द्वारा खोल दिया जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। वह बाहर निकलता है और बाहर वाले मैक्स से फिर भिड़ जाता है। बस इसी एक पल में जो सबसे पहला मैक्स था वह अब बाहर वाले मैक्स से उस मैक्स में बदल चुका है जो पहले अंदर था, और उसी समय बाहर फिर से एक नया मैक्स आ जाता है जो अभी तक इस लड़ाई वाले घटनाक्रम से गुजरा ही नहीं है। यानी यहाँ एक चक्र बन चुका है। क्योंकि सारे मैक्स एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए जरा सी चूक में समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मैक्स कौन है। इसलिए आगे की कहानी में सबसे पहले वाले मैक्स को ही हम मैक्स कहेंगे और पूरी कहानी उसी के नजरिए से चलेगी। अब ये मैक्स बाहर आता है और बाहर खड़े अपने ही दूसरे रूप को फिर से अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है। सब कुछ वैसा ही होता है जैसा उसने थोड़ी देर पहले खुद झेला था। एक ही घटना दो बार घटी, लेकिन पहली बार वो बाहर था और दूसरी बार वो अंदर। अब जब वो दोबारा बाहर निकलता है तो कहानी बदलने लगती है। जिस मैक्स को उसने अंदर बंद किया था वो शायद वही सब झेलेगा कि कोई दूसरा मैक्स दरवाजा खोलेगा, लड़ाई होगी। लेकिन ध्यान रखिए, हमारा नजरिया अब सिर्फ पहले वाले मैक्स के साथ है। अब इस बार जब वह किसी को अंदर धकेलने के बाद दोबारा दरवाजा खोलता है तो अंदर कोई नहीं होता। फिर अचानक उसे सबसे अंदर वाले टॉयलेट से दरवाजा लॉक होने की आवाज सुनाई देती है। वह वहां जाकर देखता है और तब चौंक जाता है। अंदर एक मरा हुआ मैक्स पड़ा है, उसके बाएं हाथ में एक बंदूक भी है। अब सवाल ये है, वो मरा कैसे? ध्यान दीजिए उसकी घड़ी पर, समय है ठीक 3:30। ये समय बहुत अहम है। खुद को मरा हुआ देख मैक्स का पेट उलट पुलट हो जाता है और वो उल्टी कर देता है। उल्टी करने के बाद जब मैक्स टिश्यू उठाकर अपना मुंह पोंछने जाता है तभी उसकी नजर उस पर लिखे शब्दों पर ठहर जाती है। वह एक पल के लिए रुक जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उस टिश्यू पर सिर्फ वही एक लाइन नहीं है, उसके पीछे और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। उस पर लिखा होता है कि उसे पता है ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मैक्स एक समय विरोधाभास यानी टाइम पैराडॉक्स में फंस चुका है। लिखने वाला खुद भी नहीं जानता कि ये ठीक ठीक कैसे काम कर रहा है। बस इतना पता है कि मैक्स कभी कुछ मिनटों के लिए तो कभी कुछ सेकंडों के लिए अतीत या भविष्य में पहुंच जाता है, और वो भी पूरी तरह बेतरतीब तरीके से। एक दरवाजा खुलता है तो दूसरा अपने आप बंद हो जाता है, और आखिर में सबसे खौफनाक बात लिखी होती है, समय विरोधाभास को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने भविष्य वाले खुद को मार देना। मैक्स ये पढ़ ही रहा होता है कि पीछे वाले टॉयलेट से फिर एक मैक्स बाहर आता है, लेकिन इस बार वो अलग है। उसने जैकेट नहीं पहनी है। वह बाहर निकलते ही मैक्स से कहता है कि उसने बिल्कुल सही समझा, सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है। वह समझाता है कि बस टॉयलेट में घुसना है और फिर बाहर आ जाना है, यही पूरा प्रोसेस है। यहाँ जिस प्रोसेस की बात हो रही है वही समय यात्रा को ट्रिगर करने का तरीका है। ये सुनते ही मैक्स अचानक चौंक जाता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगती है। मैक्स बहुत धीमी आवाज में कुछ फुसफुसाता है, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि बिना जैकेट वाला मैक्स तुरंत बीच में बोल पड़ता है। वह साफ बता देता है कि ये लाइन तो वह खुद पहले ही बोल चुका है। इतना सुनते ही मैक्स और ज्यादा बेचैन हो जाता है। वह घबराकर कहता है कि ये सब नामुमकिन है, सामने खड़ा आदमी असली नहीं हो सकता। लेकिन बिना जैकेट वाला मैक्स फिर वही बात दोहरा देता है कि ये शब्द तो वह पहले ही बोल चुका है। वह उससे कहता है कि उसे पता है, वह डरा हुआ है। कुछ मिनट पहले जब वह खुद उसकी जगह खड़ा था तब वह भी खुद पर भरोसा नहीं कर पाया था। वह समझाता है कि अगर वह टॉयलेट केबिन में जाएगा और फिर बाहर आएगा तो वह भी ठीक उसी जगह खड़ा होगा जहां वह खुद इस वक्त खड़ा है। तभी उसे उसकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इस वक्त मैक्स पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका होता है। उसके दिमाग में सब कुछ गड्ढमड्ढ हो जाता है। उसे कुछ भी साफ समझ नहीं आता। आखिरकार वह बस एक ही शब्द बोल पाता है, नहीं। ये शब्द सुनते ही बिना जैकेट वाला मैक्स अचानक चौंक जाता है। वह तुरंत कहता है
कि उसने ये शब्द पहले कभी नहीं कहा था। फिर वह मैक्स को समझाने की कोशिश करता है कि असल में ये सब कैसे हो रहा है। वह समझाने लगता है कि हर समय यात्रा की अपनी एक समय रेखा होती है। जो मैक्स टॉयलेट के अंदर मरा पड़ा है उसकी घड़ी ठीक 3:30 पर रुकी हुई है। इसका मतलब साफ है वह ठीक 3:30 पर मरा था। इस समय बिना जैकेट वाले मैक्स की घड़ी 3:20 दिखा रही है, यानी वो मरे हुए मैक्स से 10 मिनट पहले वाला मैक्स है। अब हमारा मैक्स कहता है तो इसका मतलब वह मरे हुए मैक्स से 12 मिनट पहले वाला मैक्स है और बिना कोट वाले मैक्स से 2 मिनट पहले का मैक्स है। यहीं से दोनों को असली सच्चाई समझ आने लगती है। अगर 3:30 पर मारे जाने से बचना है और जिंदा यहाँ से निकलना है तो उन्हें एक अलग रास्ता चुनना होगा, यानी एक नई टाइमलाइन बनानी होगी ताकि 3:30 पर होने वाली घटना को रोका जा सके, बिल्कुल बैक टू द फ्यूचर की तरह। बिना जैकेट वाला मैक्स मानता है कि उसकी बात सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि पैराडॉक्स पहले ही बन चुका है। वह बताता है कि थोड़ी देर पहले वह खुद टॉयलेट में गया था, लेकिन उसके कहने के बावजूद जैकेट वाला मैक्स वहाँ गया ही नहीं, जबकि उसे अंदर होना चाहिए था। मगर अब सच्चाई ये है कि वह उसके साथ बाहर खड़ा है। मैक्स उसकी बात से सहमत होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में अचानक एक बात कौंध जाती है। उसे याद आता है कि उस कागज पर क्या लिखा था। अगर अपने भविष्य वाले खुद को मार दिया जाए तो पैराडॉक्स ठीक हो सकता है। तो अगर उसने सब कुछ सही समझा हो तो उसके सामने खड़ा ये इंसान दरअसल उसका भविष्य वाला खुद ही है। बिना जैकेट वाले मैक्स को तुरंत समझ आ जाता है कि असल में मैक्स क्या करने वाला है। इस पर मैक्स साफ करता है कि वह ये नहीं कह रहा कि ये तरीका 100% काम करेगा, लेकिन उसे लगता है कि अगर सामने खड़ा बिना जैकेट वाला मैक्स मर गया तो शायद वह अगली टाइमलाइन में आगे बढ़ पाएगा। बिना जैकेट वाला मैक्स साफ तौर पर इससे सहमत नहीं होता, लेकिन मैक्स के हिसाब से बिना जैकेट वाला मैक्स ये काम पहले ही कर चुका है। इतना कहकर मैक्स टॉयलेट की तरफ बढ़ता है बंदूक लेने के लिए। अब सवाल ये है उसे बंदूक लेने के लिए टॉयलेट में क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास खुद कोई बंदूक नहीं है। लेकिन वह जानता है कि जो मरा हुआ मैक्स पड़ा है उसके हाथ में बंदूक है, इसलिए वह सोचता है कि वह उस समय में जाएगा जब मरा हुआ मैक्स मर चुका होगा और वहाँ से उसकी बंदूक ले लेगा। बिना जैकेट वाला मैक्स ये सुनते ही उसे तुरंत रोक देता है। वह तर्क के साथ कहता है कि अगर सामने खड़ा आदमी उससे 2 मिनट पहले वाला मैक्स है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वह खुद उससे 2 मिनट पीछे आया है, और इसी हिसाब से भविष्य बदलने वाला इंसान वही होना चाहिए, न कि जैकेट पहना हुआ मैक्स। वह साफ करता है कि जैकेट वाला मैक्स तो पहले से ही अतीत में मौजूद है, और जो इंसान अतीत में खड़ा है वह भविष्य कैसे बदल सकता है। भविष्य सिर्फ वही बदल सकता है जो भविष्य से अतीत में आया हो। मैक्स को ये बात झंझती है, लेकिन फिर वह बैक टू द फ्यूचर फिल्म का उदाहरण ले आता है। वह उसे समझाने लगता है। वह कहता है कि मान लो वह उस फिल्म का हीरो मार्टी है और वह खुद मार्टी का पिता है। अब मान लो मार्टी भविष्य से अतीत में चला जाता है और हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसकी माँ उसी से प्यार करने लगती है। अब अगर वह खुद टॉयलेट में घुसकर टाइम ट्रैवल करे और बाहर निकलते ही माइकल को मार दे तो फिर क्या होगा, यहीं पर साफ हो जाता है। इस फिल्म में दूसरी बार बैक टू द फ्यूचर का जिक्र हो रहा है, और अगर किसी ने बैक टू द फ्यूचर नहीं देखी तो कहानी समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बैक टू द फ्यूचर असल में है क्या। एक हाई स्कूल लड़का मार्टी गलती से टाइम मशीन की वजह से 30 साल पीछे अतीत में पहुंच जाता है और वहाँ अपने ही माता पिता की मुलाकात की कहानी बिगाड़ देता है। जो लोग ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जानते हैं वो समझते हैं कि अगर उसके माता पिता मिले ही नहीं तो मार्टी पैदा ही नहीं होगा और वो खुद भी गायब हो जाएगा। इसलिए मार्टी को एक तरफ माता पिता की प्रेम कहानी ठीक करनी पड़ती है और दूसरी तरफ भविष्य में लौटने का रास्ता ढूंढना पड़ता है। अब यहाँ मैक्स जिस सीन की तरफ इशारा कर रहा है, बाहर निकलकर माइकल को मारना, उसका मतलब समझना जरूरी है। मार्टी का पिता स्कूल में बहुत डरपोक होता है और गुंडा माइकल उसे हमेशा सताता है। मार्टी ये देखकर समझ जाता है कि ऐसा इंसान कभी उसकी माँ का दिल नहीं जीत सकता। आखिरकार मार्टी की मदद से एक दिन जब माइकल उसकी माँ के साथ बदतमीजी करता है तो मार्टी का पिता हिम्मत जुटाकर माइकल को एक जोरदार घूंसा मार देता है और वही एक घूंसा पूरे परिवार की किस्मत बदल देता है। तो मैक्स का मतलब ये है कि अगर भविष्य से आया बिना जैकेट वाला मैक्स खुद को गोली मार ले तो वो उसी घूंसे जैसा होगा जो उनकी किस्मत बदल देगा। और अब मैक्स को जो करना है वह ये है कि उसे मरे हुए मैक्स की मौत के बाद वाले समय में पहुंचना होगा। तब सब कुछ सामान्य हो जाएगा और वह इस डरावनी जगह से निकल पाएगा। यही है मैक्स के हिसाब से सामने वाले का दरवाजा बंद होगा तो उसका दरवाजा खुलेगा का असली मतलब। इतना कहकर मैक्स दरवाजा बंद कर लेता है। बिना जैकेट वाले मैक्स के चेहरे से साफ है कि वो पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका है, लेकिन फिर भी उसे ये तर्क काफी हद तक सही लगने लगता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये
पूरा सिद्धांत सिर्फ मैक्स की अपनी सोच है। असलियत में ऐसा होगा या नहीं कोई नहीं जानता। और तभी जब बिना जैकेट वाला मैक्स दोबारा दरवाजा खोलता है तो अंदर का नजारा उसे फिर से झकझोर देता है। केबिन के अंदर एक मरा हुआ मैक्स फिर से पड़ा होता है, क्योंकि अब तक हमारी पूरी कहानी का नजरिया सबसे पहले वाले मैक्स के साथ था, लेकिन अब वह खुद अंदर चला गया है और कैमरा उसके साथ नहीं गया, तो आगे की कहानी पूरी तरह गड़बड़ा जानी चाहिए थी। शायद डायरेक्टर को भी इस बात का एहसास था, इसीलिए अगले ही पल वह नजरिया फिर से सबसे पहले वाले मैक्स की तरफ ले आता है। टॉयलेट में घुसने के बाद मैक्स थोड़ी देर खुद को संभालता है और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहर निकलता है। जैसे ही वह बाहर आता है उसे महसूस होता है कि उसके जूते के नीचे एक कागज चिपका हुआ है। वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, कागज निकालकर फेंक देता है। फिर वह सबसे अंदर वाले केबिन की तरफ बढ़ता है और जैसा उसने सोचा था वहाँ सच में एक मरा हुआ मैक्स पड़ा होता है। अब उसके हिसाब से वो आगे वाली टाइमलाइन में पहुंच चुका है। अगर उसकी सोच सही है तो अब दरवाजा खुल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। उसी समय पीछे से एक और कागज पर पैर रखने की आवाज आती है, यानी ये वही मैक्स है जो कुछ मिनट पहले बिना कोट वाले मैक्स को बैक टू द फ्यूचर वाला पूरा सिद्धांत समझा चुका था, लेकिन वह भी बाहर नहीं निकल पाता। अब इस मैक्स एक्स का इरादा फिर से टॉयलेट में जाने का होता है। तभी मैक्स उसे रोकते हुए पूछता है कि आखिर अब वह क्या करने वाला है। मैक्स एक्स मैक्स को समझाता है कि वह उससे पहले आ चुका है, यानी वही उसका भविष्य वाला रूप है। वह उसे बताता है कि वहाँ एक बंदूक रखी है और टाइम पैराडॉक्स को ठीक करने के लिए अब उसे खुद को गोली मार लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब वह अपने भविष्य वाले रूप के साथ पहले ही कर चुका है। अब मैक्स भी वही बात दोहराने लगता है। वह कहता है कि ये सब वह अभी अभी किसी और के साथ कर चुका है। मैक्स एक्स कहता है इसका मतलब ये हुआ कि अब वह भी इस पूरी प्रक्रिया को समझ चुका है। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। यहाँ एक बात साफ कर लेते हैं, इन दोनों मैक्स का वहाँ बंदूक है और भविष्य वाले खुद को मारना कहने का मतलब असल में वही योजना है जो थोड़ी देर पहले मैक्स ने बिना कोट वाले मैक्स को बैक टू द फ्यूचर समझाते समय सोची थी। फिल्म में ये पूरा हिस्सा सीधे स्किप कर दिया गया है, दिखाया ही नहीं गया। मैक्स एक्स के जाने के बाद मैक्स को समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद वह फिर से सबसे अंदर वाले टॉयलेट की तरफ जाता है और ठीक उसी समय लाइट फिर से झपकने लगती है। इसके बाद कहानी का नजरिया बिना जैकेट वाले मैक्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वह देखता है कि फिर से एक और मरा हुआ मैक्स पड़ा है। हिम्मत जुटाकर बिना कोट वाला मैक्स उस लाश की घड़ी देखता है। समय रुका हुआ है 3:29 पर, यानी साफ है 3:30 से पहले एक और मैक्स मर चुका है। मैक्स को लगता है कि शायद अब उसके लिए दरवाजा खुल चुका है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और इसका सीधा मतलब ये है कि एक नया पैराडॉक्स फिर से पैदा हो चुका है। अब नजरिया फिर से मैक्स एक्स की तरफ आता है जो दोबारा टॉयलेट के अंदर चला गया था। अब इस मैक्स के नजरिए से हालात पूरी तरह गड़बड़ा चुके हैं, क्योंकि जब वह बाहर आता है तो देखता है कि यहाँ बहुत सारे मैक्स मौजूद हैं। कैमरा जैसे जैसे घूमता है हम पूरी तरह से ये पहचान नहीं पाते कि कौन सा मैक्स कौन है। सबके कपड़े एक जैसे हैं, लेकिन एक बात तय है, ये सारे मैक्स वही हैं जो पहले की सारी घटनाएं झेलने के बाद बाहर आकर कागज पर पैर रखते हैं। यानी ये सारे मैक्स यहीं आकर अटक गए हैं और इसी वजह से इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जब सब मैक्स आपस में बहस कर रहे होते हैं तभी सबसे अंदर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा मैक्स बोलता है, असल समस्या ये है कि वे हर कदम पर नए पैराडॉक्स ही पैदा करते जा रहे हैं। हर फैसला, हर अगला कदम उन्हें सही रास्ते पर ले जाने के बजाय और ज्यादा गलत दिशा में धकेल रहा है। उसी वक्त कहानी के बीच अचानक एक छोटा सा कट सीन डाला जाता है। टॉयलेट से बाहर निकलते ही मैक्स अपना जैकेट उतार देता है और सामने खड़े मैक्स से कहता है कि काम बन गया है, लेकिन सामने वाला मैक्स उसकी बात बिल्कुल नहीं समझ पाता। तभी जैकेट उतार चुका मैक्स बोलता है कि अब वो एक आखिरी कोशिश करने वाला है। ये सुनते ही सामने वाला मैक्स पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद नजरिया फिर से दीवार की तरफ खड़े मैक्स पर आ जाता है। अब क्योंकि हम पूरी तरह भूल चुके हैं कि सबसे पहला मैक्स कौन था, तो कहानी की सुविधा के लिए इसी दीवार की तरफ खड़े मैक्स को सबसे पहला मैक्स मान लेते हैं। और ये तर्क संगत भी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब लाइट झपकनी शुरू हुई थी तभी नजरिया बदल गया था और मैक्स वहीं खड़ा रह गया था। यानी उसके बाद जो भी नहीं दिखाया गया उसमें कई और मैक्स आए होंगे और सब यहीं फंस गए होंगे, और जो सबसे पहला फंसा होगा वही सबसे पहले पूरी सच्चाई समझ पाएगा। इसके बाद वो आगे कहता है कि अब उसे सब कुछ समझ आ चुका है। वह साफ बताता है कि ये पैराडॉक्स अब ठीक नहीं किया जा सकता, इसीलिए अब वक्त आ गया है कुछ दरवाजे बंद करने का। इतना कहते ही वह अपना कोट उतार देता है और बंदूक निकाल लेता है। अब उसका इरादा साफ है, वो बाकी सारे मैक्स को मारने वाला है। यही वजह है कि जब बिना कोट वाले मैक्स को बैक टू द फ्यूचर समझाने के बाद
मैक्स टॉयलेट में वापस जाता है और फिर बिना जैकेट वाला मैक्स दरवाजा खोलता है तो अंदर एक लाश मिलती है। असल में वह लाश भविष्य वाले मैक्स द्वारा मारी गई होती है। सारे बाकी मैक्स को मारने के बाद वो सबसे आखिरी टॉयलेट में जाता है, दोबारा जैकेट पहनता है। इसके बाद वो बाहर निकलने की तैयारी करता है आखिरी मैक्स को मारने के लिए, क्योंकि अब तक वो जिन जिन मैक्स को मार चुका है उन्हें अलग अलग टॉयलेट में रख चुका है। अब सिर्फ उस टॉयलेट में लाश नहीं है जिसमें वो खुद खड़ा है, और वही 3:30 पर मरने वाला आखिरी मैक्स होगा। बाहर निकलते ही मैक्स देखता है कि सामने एक बिना जैकेट वाला मैक्स दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। वह उसे कोट पहनने को कहता है और टॉयलेट के अंदर जाने को बोलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय लाइट लगातार झपक रही होती है। बिना कोट वाला मैक्स मजबूरी में उसका साथ देने का नाटक करता है और इसी पल उसे एहसास हो जाता है कि वह सच में कितना घटिया इंसान है। इसीलिए वह मैक्स से यह बात कह देता है, और जैसे ही उसकी बात पूरी होती है लाइट अचानक झपकना बंद कर देती है। ये छोटा सा बदलाव मैक्स नोटिस कर लेता है और उसी पल उसे कुछ समझ आ जाता है। वो बिना एक पल गंवाए तेजी से टॉयलेट के अंदर घुसता है और दरवाजा बंद कर लेता है। मैक्स गुस्से में आकर बाहर से एक गोली चला देता है, लेकिन गोली बिना जैकेट वाले मैक्स को नहीं लगती, क्योंकि दरवाजा बंद होते ही वो टाइम ट्रैवल कर चुका होता है। वो उसी सीन में पहुंचता है जो पहले अचानक बीच में डाला गया था। वहां पहुंचते ही वो अपनी जैकेट उतार देता है, फिर एक दूसरे टॉयलेट में घुसता है और बाहर निकलते ही वो समय में पहुंच जाता है। मैक्स के गोली चलाने से ठीक 1 सेकंड पहले वो देखता है कि मैक्स टॉयलेट में घुस चुका है, तो वो तुरंत उसके पीछे पीछे जाता है और इसी पल समय होता है ठीक 3:30। अब बिना जैकेट वाला मैक्स बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। वो टॉयलेट का दरवाजा बंद कर देता है। जो गोली मैक्स ने चलाई थी वही गोली समय को पार करती हुई सीधे जाकर खुद मैक्स को ही लगती है। यही वजह है कि शुरुआत में मैक्स 3:30 बजे मरा हुआ मिला था। ये सब करने के बाद मैक्स काफी देर तक टॉयलेट में ही रुका रहता है। जब वो देखता है कि अब कोई और मैक्स बाहर नहीं आ रहा, तब उसे सब कुछ पूरी तरह समझ आ जाता है। फिर वो सफाई कर्मी के छोड़े हुए टिश्यू पेपर पर अपने अतीत वाले खुद के लिए वो मैसेज छोड़ता है और अपनी जैकेट, टाई और घड़ी कूड़ेदान में फेंक देता है। आखिर में वो दरवाजा खोलकर इस डरावनी जगह से बाहर निकल जाता है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि सबके दिमाग में ढेरों सवाल होंगे, तो देर न करते हुए चलिए एनालिसिस टाइम में घुसते हैं। फिल्म को कई बार देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये फिल्म भी टेरर ट्रेन की तरह 2 लूप में चलती है, एक बड़ा लूप और एक छोटा लूप। अब सवाल है ये दोनों लूप काम कैसे करते हैं। चलो समझते हैं। मैक्स टॉयलेट में आता है, बूढ़े आदमी से थोड़ी बहस करता है और फिर केबिन में जाता है। इसके बाद वह बाहर से आवाजें और हाथापाई की आवाज सुनता है, लेकिन बाहर आकर देखता है वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद उसे सबसे अंदर वाले टॉयलेट से दरवाजा लॉक होने की आवाज सुनाई देती है। वह घबरा कर पास जाकर देखता है, अंदर वही खुद होता है। डर के मारे वह पीछे हटता है और तभी पास वाला दूसरा केबिन खुल जाता है, जिसके अंदर एक और मैक्स खड़ा होता है। वह बाहर आकर उसे मारने लगता है। मारपीट में वह मैक्स को टॉयलेट के अंदर धकेल देता है। तभी एक और मैक्स दरवाजा खोल देता है। इस बार मैक्स को कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि यह वही पिछला वाला मैक्स है, इसलिए वह फिर हमला कर देता है। मारते मारते वह फिर बाहर वाले मैक्स को टॉयलेट में धकेल देता है। यही घटना 2 बार होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर बार मैक्स की पहचान बदल जाती है। इसके बाद वह सबसे अंदर वाले टॉयलेट में मरे हुए खुद को देखता है और टिश्यू पेपर पर अपने भविष्य वाले खुद का छोड़ा हुआ संदेश पाता है। इसी दौरान एक बिना कोट वाला मैक्स आ जाता है। असल लूप यहीं से शुरू होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, ये बिना कोट वाला मैक्स आखिर आया कहां से। याद करो आखिरी वक्त जब पागल हो चुका मैक्स आखिरी मैक्स को मारने वाला था। वह टॉयलेट में घुसता है, बाहर आता है, फिर वह टॉयलेट में जाता है और टाइम ट्रैवल करके उस पल में पहुंचता है जब पागल मैक्स गोली चला चुका होता है। वह दरवाजा बंद करता है और पागल मैक्स को मार देता है और इस तरह वह सफलतापूर्वक बाहर निकल जाता है। यही पल बड़े लूप में वो रास्ता है जहां मैक्स बच निकलता है। अब सवाल आता है, छोटा लूप कब शुरू होता है। वही आखिरी पल जब पागल मैक्स उसे मारने वाला होता है। वह टॉयलेट में जाता है, बाहर आकर आखिरी अनुरोध करता है, फिर दोबारा टॉयलेट में जाता है, लेकिन इस बार वह कुछ मिनट पीछे पहुंच जाता है, उस वक्त जब मैक्स को टॉयलेट पेपर पर लिखा संदेश मिलता है। इसके बाद वह उसी मैक्स को टाइम ट्रैवल की पूरी बात समझाता है। मैक्स चला जाता है, लेकिन वह वहीं फंस जाता है और यहीं से वह हमेशा के लिए छोटे लूप में कैद हो जाता है, कभी बाहर नहीं निकल पाता। यही है छोटे लूप की पूरी कहानी। तो अब सवाल उठता है, बड़ा लूप आखिर है क्या। इसे समझने के लिए हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए उस सफाई कर्मी बूढ़े आदमी पर ध्यान देना पड़ेगा। उस बूढ़े आदमी का चेहरा और हीरो का चेहरा
थोड़ा सा एक दूसरे से मिलता जुलता लगता है। जिस टाइम लाइन में मैक्स आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, उसमें वह अपनी प्रेजेंटेशन समय पर नहीं पहुंचा पाता। नतीजा ये होता है कि उसका करियर धीरे धीरे गिरने लगता है। सालों बाद बूढ़ा होने पर उसे मजबूरी में सफाई कर्मी की नौकरी करनी पड़ती है। फिर एक दिन हमेशा की तरह वह रात में काम कर रहा होता है कि अचानक बाथरूम में एक आदमी घुस आता है और वह आदमी कोई और नहीं, उसका जवान रूप यानी युवा मैक्स होता है। यही वजह है कि बूढ़ा मैक्स उस वक्त वह बात कहता है। इसके बाद बूढ़ा मैक्स चला जाता है और जवान मैक्स उस समय चक्र में फंस जाता है। यही है इस कहानी में मौजूद एक बड़ा और एक छोटा दोनों लूप्स की पूरी थ्योरी। लेकिन दोस्तों, बाद में जब मैंने इसे और गहराई से सोचा तो मुझे लगा कि यह व्याख्या पूरी तरह सही नहीं बैठती, क्योंकि इस थ्योरी से दो बहुत अहम सवालों का जवाब नहीं मिलता। मैक्स के पास बंदूक आई कहां से और वह इस चक्र से बाहर कैसे निकला? इसी वजह से अब जो थ्योरी सामने आती है वह कहानी को ज्यादा तार्किक बनाती है। बेसिक ढांचा वही रहता है, लेकिन इस बार कोई बड़ा या छोटा लूप नहीं होता। असल में पूरी कहानी का मतलब ये है कि वो सफाई कर्मी बूढ़ा जानबूझकर मैक्स जैसे घटिया इंसान को एक सबक सिखा रहा है, ताकि मैक्स खुद समझ सके कि वह असल में किस तरह का इंसान है। और इस थ्योरी के सबूत फिल्म खुद हमारे सामने रख देती है। याद कीजिए, जब सफाई कर्मी बूढ़ा पहली बार स्क्रीन पर आता है तो उसकी वर्क यूनिफॉर्म पर एक नाम लिखा दिखता है, जेनस। अगर किसी को अंग्रेजी या मिथोलॉजी की थोड़ी भी समझ है तो वह तुरंत समझ जाएगा कि ये कोई आम नाम नहीं है। जेनस रोमन मिथोलॉजी में दरवाजों का देवता माना जाता है, जो एक साथ अतीत और भविष्य दोनों को देख सकता है। अब जरा ध्यान से सोचिए, जिन लोगों ने ब्रूस ऑलमाइटी देखी है उन्हें याद होगा कि जब मॉर्गन फ्रीमैन वाला भगवान पहली बार जिम कैरी से मिलता है तो वह भी एक सफाई कर्मी के रूप में ही सामने आता है। अब इन दोनों बातों को जोड़िए और साथ साथ ये भी याद कीजिए कि फिल्म की शुरुआत में वो बूढ़ा आदमी अपने ही हाथ से स्क्रीन पर लिखा टाइटल मिटा देता है। यहीं से इशारा साफ हो जाता है। पूरी कहानी असल में ये है कि दरवाजों का देवता जेनस सफाई कर्मी का रूप लेकर मैक्स की परीक्षा ले रहा है। अब उस सीन को याद करो जब मैक्स बाथरूम में घुसता है और उसका सहकर्मी फोन पर कहता है कि 3:30 हो चुके हैं, लेकिन मैक्स जवाब देता है कि उसकी घड़ी तो अभी 3:10 दिखा रही है। असल में यहीं से परीक्षा शुरू होती है। इसी पल बाथरूम के अंदर का समय बाहर की दुनिया से पूरी तरह अलग हो जाता है और यही वजह है कि इसी थ्योरी से पहले पूछे गए दोनों सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। अब यहीं पर सबके दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, आखिर ये बंदूक आई कहां से? जब मैक्स पहली बार बाथरूम में घुसता है उसके पास कोई बंदूक नहीं होती, लेकिन फोन पर वह गुस्से में कह देता है अगर ये सब बिगड़ गया तो वह ऑफिस में घुसकर सबको गोली मार देगा। ब्रूस ऑलमाइटी में भी ऐसा ही सीन होता है। भगवान जिम कैरी को कुछ शक्तियां देता है, वह विश्वास नहीं करता, लेकिन बाद में जब वह कल्पना करता है तो उसके हाथ में सच में बंदूक आ जाती है। तो इस कहानी में भी बंदूक को ईश्वर द्वारा दी गई एक अस्थायी शक्ति माना जा सकता है। अब आखिरी सवाल, मैक्स इस चक्र से बाहर कैसे निकला? जैसे ही मैक्स बाथरूम में घुसता है, बूढ़ा आदमी उसे साफ साफ बता देता है कि मैक्स असल में कितना घटिया इंसान है। मैक्स तुरंत इसे मानने से इनकार कर देता है। तब बूढ़ा शांति से जवाब देता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैक्स खुद को असली रूप में देखेगा और हो सकता है जो उसे दिखाई दे वो उसे बिल्कुल भी पसंद न आए। इसके बाद लाइट झपकने लगती है और मैक्स उस समय विरोधाभास में फंस जाता है। यानी साफ है, बूढ़े ने जो परीक्षा रखी थी उसका असली मकसद यही था कि मैक्स खुद यह मान ले कि वह सच में घटिया इंसान है। जैसा कहा जाता है, जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो एक खिड़की जरूर खोलता है। इस कहानी में भी देवता मैक्स के लिए बाहर निकलने का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन एक खिड़की खुली छोड़ देता है और उस खिड़की को खोलने की इकलौती चाबी है खुद को स्वीकार करना। यही है मेरे हिसाब से इस दिमाग घुमा देने वाली शॉर्ट फिल्म की सबसे तर्क संगत व्याख्या। बेशक हर किसी की अपनी सोच हो सकती है, कमेंट में खुलकर चर्चा कर सकते हैं। बस इतना कहूंगा, ये मत देखिए कि फिल्म सिर्फ 20 मिनट की है, दिमाग वाकई जला देती है। जिसे भी इस तरह की फिल्में पसंद हो वो इसे जरूर देखे। और अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। सच्चे दिल से धन्यवाद उन सभी दोस्तों को जिन्होंने अंत तक देखा।